प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी। आगे भी लिखा होगा प्रैक्टिस टेस्ट, लिखा है एसएससी जीडी 2025। तो जीडी की पेपर फरवरी से शुरू है और आप सब अपना प्रिपरेशन पूर्ण रूप से कर लिए होंगे। और अब जो बच्चे प्रिपरेशन कर लिए होंगे, जिन्होंने तैयारी कर लिया होगा, अब उनको खोज होगा किसका? अपने आप को नापने का, अपने आप को आंकने का, स्वयं का मूल्यांकन। लक्ष्य तक पहुंचने का सबसे बेहतर तरीका है अगर आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करते हैं कि कितना प्रिपेयर है। इससे बेहतर आपको तैयारी का और कोई तरीका मिल नहीं सकता। अगर आप लगातार पढ़ते रहते हैं और अचानक जाकर एग्जाम में बैठ जाते हैं, इससे ये मूल्यांकन नहीं हो पाता कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, तैयारी में अभी क्या कमी है। अभी आपके पास मोटा मोटा माने तो लगभग 40 दिन आपके पास शेष बचे हैं। इस 40 दिनों में आप चाहें तो अपनी सफलता में धार देकर अपनी सफलता को निश्चित बना सकते हैं। आप सबको इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शुरू किया है जीडी का मॉडल पेपर। ध्यान दीजिए, जीडी का मॉडल पेपर पूरी प्रयास मेरा ये भी रहेगा, आपका कोई समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये पहला पेपर इसलिए लेक्चर दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये पहला मॉडल पेपर है, पहला प्रैक्टिस सेट है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। बिना समय ना लेते हुए, बहुत अधिक व्याख्या ना करते हुए, बस केवल सवाल होंगे, एक ऑप्शन की व्याख्या होगी, क्योंकि बहुत सारे सेट मैं आपको कराने वाला हूँ। जब तक को आप तक पेपर तक पहुँचा नहीं दूंगा। निश्चित है ये वीडियो आपके परीक्षा में पूर्ण रूप से सहयोगी सिद्ध होगा अगर आप यहाँ तक आ गए हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। एग्जाम अगर कोई सुझाव हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, सुझाव दीजिएगा। कुछ और अगर डिमांड कीजिएगा तो उसको फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। तैयार हो जाइए। ये सवाल है, पढ़ लीजिए आराम से, धैर्य देकर पढ़िए, सुनिए सवाल को। अगर मैं पढ़ देता हूं एक बार। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की थी। तब चालुक्य नरेश ... ने रोक दिया था। तो ऑप्शन है, कहने का मतलब यह है कि जब हर्षवर्धन ने दक्कन की ओर चढ़ाई किया था, नर्मदा नदी की ओर जब बढ़ा था, तो उसका किसके साथ युद्ध हुआ था? ये सवाल उत्तर है। मुझे पता है आपने उत्तर टिक कर लिया होगा। आइए, अगर आपने उत्तर टिक कर लिया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसके साथ हुआ था ये? तो ये हुआ था पुलकेशन द्वितीय। किसके साथ हुआ था ये? पुलकेशन द्वितीय जी ने। पुलकेशन द्वितीय जी ने क्या किया था? ये हो गए थे विजय। ये क्या हो गए थे? विजय। ये युद्ध हो गया था पुलकेशन द्वितीय से। अगर बात किया जाए पुलकेशन द्वितीय के बारे में, तो ये चालुक्य वंश के नरेश है, तो आपके सामने ही लिखा हुआ है। अगर हर्षवर्धन के बारे में बात किया जाए, तो हर्षवर्धन भाई साहब ये क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे इस युद्ध में, और इनका क्या हुआ? विजय हुआ। यही से हर्षवर्धन, अगर बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन जब बेटा गुप्त वंश का पतन हुआ, तब गुप्तोत्तर वंश की शुरुआत हुई, और गुप्तोत्तर वंश में एक वंश आएगा। अगर हर्षवर्धन की बात किया जाए तो एक वंश आएगा, उस वंश का नाम याद रखिएगा, पुष्पभूति वंश का नाम खूब सुना होगा आप लोगों ने। पुष्प नाम पक्का सुना होगा आप लोगों ने, पुष्पभूति वंश। ये जो पुष्पभूति वंश है, जब गुप्त वंश का अंत हुआ, तो पुष्पभूति ने इस वंश की क्या किया? स्थापना किया। किसने? पुष्पभूति ने। और इसी पुष्पभूति वंश के शासक हैं कौन? हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन। अगर हर्षवर्धन का काल देखा जाए तो ये कब से कब तक थे? तो ये 606 ईसा से लेकर ये 647 ईस्वी तक थे गुप्त वंश में क्या शासक। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किस वंश के? पुष्प वंश के थे। इसी वंश को कहा जाता है वर्धन वंश भी आप इसे कह सकते हैं, या इसी को आप राजवंश भी कह सकते हैं। ये भाई साहब इसी वंश के क्या थे? शासक थे। कहाँ के शासक थे? हर्षवर्धन ने। तो भाई साहब ये कहाँ के शासक थे? तो ये थानेश्वर से थे। कहाँ के शासक थे? ये थानेश्वर के क्या थे? शासक थे। कन्नौज जैसे एरिया को हर्षवर्धन ने जीत लिया था। बहुत अधिक व्याख्या न करते हुए
समय ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा था, तो ये क्या थे? ये वैश्य जाति से संबंधित थे, यानी हर्षवर्धन वंश वैश्य जाति से संबंधित थे। इससे एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपको और याद रखना है, आईएमपी इम्पॉर्टेंट है। इसी के दरबार में हेनसोंग, इन्हीं के दरबार में चीनी यात्री आया था। कौन? चीनी यात्री आया था। चीनी यात्री आया था कौन? हेनसोंग। ये डाटा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो आपको याद रखना है। कौन सा? हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चीनी यात्री कौन आए थे? हेनसोंग आए थे। अच्छा, ये सवाल पूछा जाए कि इसका उल्लेख, ये जो नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था, इस युद्ध का उल्लेख, ये जो नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था, इस युद्ध का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, किस जगह पर मिलता है? तो आप बताइएगा एहोल, एहोल, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। किसमें? एहोल अभिलेख में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। ये बात आपको याद रखना है। आइए अगला सवाल कह रहा है, सवाल सुनिए ठीक से और इसको जरा पढ़िए जरा ध्यान से। क्या कह रहा है? भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? आसान है एकदम। भारत के पॉलिटी वगैरह के सवाल हाल में इस एसएससी जीडी का सवाल स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा है, उसके सवाल हमने सॉल्व किए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पेपर तक कोशिश यही पूरी रहेगी कि स्टैटिक जीके के जो टॉपिक हैं, जैसे नृत्य हुआ, खेल हुआ, पुरस्कार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हुई, उनका मुख्यालय हुआ, मुद्रा हुआ, दिवस हुआ, इन पर आपको 20-20 मिनट के, केवल 20-20 मिनट दीजिए मुझे, बस 20-20 मिनट के वीडियो आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर। बस वो वीडियो आप देख लीजिएगा, निश्चित आपके पेपर में भरपूर सहयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि ये हम लोग कर चुके हैं, इसका एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस लगभग 8 से 10 सालों का है हम लोग का, और ये हम लोग कर चुके हैं। अभी जीडी का रिजल्ट आया, उसमें अच्छा खासा सिलेक्शन दिया हम लोगों ने, तो आप ध्यान देते देखिए, विश्वास कीजिएगा, टिके रहिएगा। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? बेटा, अगर कहें भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो दुर्यात सुनिए, संविधान का एक भाग है जिस भाग को कहा जाता है भाग 5। भाग 5। अब अगर आप संविधान के भाग 5 को पढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। ये अनुच्छेद 52 से लेकर आपको मिलेगा, सर हाँ जी यही मिलेगा, ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 52 से 151 तक लगभग जाकर। भाग 5 जब आप पढ़ोगे पूर्ण रूप से, तो जब आप ये पढ़ोगे तो यहाँ पर एक अनुच्छेद मिलेगा आपको भाग 5 में, जरा ध्यान सुनिएगा, एक अनुच्छेद मिलेगा, अनुच्छेद 52, जिसमें लिखा होगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति पद का प्रावधान करेगा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहेगा जो भारत का क्या होगा? प्रथम नागरिक होगा। यही बेटा अनुच्छेद 53 आ जाएगा जो ये बताएगा कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति, ये बताएगा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होंगी? निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में क्या होंगी? निहित होंगी, जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। कहने का मतलब है अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष किसे बनाता है? राष्ट्रपति को। लेकिन बेटा एक अनुच्छेद पढ़ोगे आप, अनुच्छेद 74, ये कहता है कि राष्ट्रपति, ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने सलाह के लिए, राष्ट्रपति के सलाह के लिए क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति के सलाह के लिए क्या होगा? मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के सलाह पर ही कार्य करेगा, ही कार्य करेगा।
यहाँ विशेष ध्यान दीजिए, मतलब क्या है, संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख ये कौन है, तो ये कौन है, ये राष्ट्रपति है बेटा। लेकिन संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है। वास्तविक प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में। अगर आपसे कहे प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 भी है बेटा। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में, कहां पर बेटा, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, किसे, बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त करेगा, पीएम नियुक्त करेगा। और पीएम के सलाह पर, पीएम के सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की क्या करेगा, नियुक्ति। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद ही क्या है, वास्तविक कार्यपालिका। याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, कह रहा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दिवस के लिए अलग से टॉपिक लेकर आऊंगा, इसीलिए बहुत समय नहीं लूंगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक साल 5 जून को। कब, असल में हुआ ये था कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बैठक हुआ था 5 जून से 16 जून के बीच। कब, 1972 में। 1972 में 5 जून से 16 जून के बीच 1972 में यूनाइटेड नेशन की बैठक हुई थी। किसको लेकर, पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण को लेकर। और यह पहला सम्मेलन था, ऐसा पहला सम्मेलन ऐसा हुआ था, ऐसा पहला सम्मेलन हुआ था इसी कारण। और ये यूनाइटेड नेशन जो यूएनओ है, ये किसकी महासभा, यूएनओ की महासभा की बैठक हुई थी। कब, तो ये बैठक पहली बार हुआ था पर्यावरण को लेकर 5 जून से 16 जून 1972 के बीच। यही कारण है कि प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है क्या, विश्व पर्यावरण दिवस। प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यहाँ यूएनओ आ चुका है। तो अगर आपसे पूछे यूएनओ की स्थापना कब हुआ है, तो आपसे अगर स्थापना पूछ ले, थोड़ा ये बोर्ड हैंग कर रहा है मेरा, अगर आपसे स्थापना पूछ ले तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई, स्थापना। और इसी दिन मनाया जाता है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखना रूजवेल्ट थे। अगर पूछे यूएनओ का मदर संस्था कौन सी है, तो याद रखिएगा लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। अब ये लीग ऑफ नेशन कहाँ पर है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ है, तो याद रखना 10 जनवरी 1920 को। और इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। याद रखिएगा इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। अगला सवाल देखें, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो बौद्ध संघ में आपको पता है बौद्ध संघ बुद्ध के 3 रत्न हैं, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। और आपको 3 रत्न पता होगा, 3 रत्न कौन कौन से हैं, बौद्ध। 3 रत्न कौन से हैं, बुद्ध है, धम्म है और कौन है, संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बुद्ध के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो कह रहे हैं जो संघ है, इस संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो थी गौतमी प्रजापति। ये थी कौन, ये बुद्ध की मौसी थी, उनकी मम्मी की सिस्टर थी, मौसी जी थी। और पहले इस संघ में महिला का प्रवेश नहीं था, इस संघ में महिला प्रवेश नहीं पाया करती थी। तो बुद्ध के एक शिष्य हैं जिनका नाम है शिष्य आनंद। शिष्य आनंद के सलाह पर शिष्य आनंद के सलाह पर महिला को प्रवेश दिया बुद्ध ने। और इस संघ में जो पहली महिला प्रवेश की वो कौन है, गौतमी प्रजापति, उनकी मौसी। अगला सवाल,
राज्य में संवैधानिक आपातकाल लागू करने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? राज्य में संवैधानिक आपातकाल लागू करने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास है? सवाल पढ़ लिया होगा। आइए किसके पास है जान लेते हैं। संवैधानिक आपातकाल यानी अगर हमारे संविधान में आपातकाल की बात करें बेटा, संविधान में आपातकाल की बात करें तो कितने आपातकाल का वर्णन है? 3। कितने? 3। ये कौन कौन से मिलेंगे आपको? अनुच्छेद 352 क्या मिलेगा आपको? राष्ट्रीय आपात। ये क्या मिलेगा आपको? राष्ट्रीय आपात। इसके बाद एक अनुच्छेद मिलेगा अनुच्छेद 356, यहां मिलेगा क्या? राज्य आपात। आप इसे राज्य आपात कह सकते हैं या आप इसे राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं आप इसे। और एक क्या मिलेगा आपको? 360, ये क्या मिलेगा आपको? वित्तीय आपात। यहाँ क्या मिलेगा बेटा आपको? वित्तीय आपात। तो ये कौन सा काल है? वित्तीय आपात का। ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रपति शासन है ये राष्ट्रपति किसके सलाह पर लगाता है? तो आप बताएंगे सर मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर, मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर ये लगाता है भाई साहब। मंत्रिपरिषद के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, लेकिन बेटा 1 माह के भीतर संसद से पारित होना क्या है? ये अनिवार्य है, पारित होना अनिवार्य है, वरना क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार क्या हो सकता है? तो या तो होगी आंतरिक सुरक्षा, या तो आंतरिक अशांति, या तो होगी बाह्य युद्ध, या होगा बेटा क्या? बाह्य युद्ध या आंतरिक अशांति, बाह्य युद्ध, आंतरिक अशांति। इसका कारण अब कह रहा है जब राज्य में राज्यपाल सिफारिश करेगा। कब? राज्यपाल सिफारिश करे कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो वहां क्या लग जाएगा? 356। इसे क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपति शासन। इसे क्या कहा जाएगा? राष्ट्रपति शासन। तो किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? 356। याद रखना एक अनुच्छेद और है 365, ये भी राष्ट्रपति शासन है बेटा, ये भी राष्ट्रपति शासन है। जब राज्य केंद्र की किसी योजनाओं को अपने यहां लागू करने से मना कर सकता है तो 356 लगाने का आधार बनता है 365। तो ये भी क्या है? राष्ट्रपति शासन है। याद रखिएगा ये भी क्या है? राष्ट्रपति शासन है। तो अनुशंसा कौन करेगा? राज्यपाल। आइए, मानव की रक्त कणकाएं किसके कारण होती है? मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ये किसके कारण होता है? होमोग्लोबिन के कारण। इसमें बेटा होता है वर्णक। क्या होता है? वर्णक। 4 वर्णक यही क्या काम करते हैं? इसमें होता है वर्णक, 4 वर्णक जो ऑक्सीजन का वाहक बनते हैं। ये होमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या हो जाता है? लाल। सही उत्तर क्या होगा? होमोग्लोबिन। अगर हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल या प्रोटीन? हमारे शरीर में ऊर्जा कौन देता है? तो भाई साहब ऊर्जा किससे मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट से। शरीर को आपको ऊर्जा देता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। याद रखना बेटा ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसे कहा जाता है क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स चक्र क्या निकालता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी। और ये जो एटीपी है 38 एटीपी बराबर आपको देता है एक ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज आपको देता है 4.2 कैलोरी ऊर्जा। 4.2 कैलोरी ऊर्जा। ये कहां पर चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर में ऊर्जा कहां से मिलती है आपको? कार्बोहाइड्रेट से।
आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कारों के लिए न्यूनतम दंड 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7 साल से बढ़ाकर इसे कितना कर दिया है, ये आपको बताना है, कितना कर दिया है। तो इसके लिए बच्चा बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। अभी हाल ही में 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इस 7 साल से बढ़ाकर कितना 10 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अब जरा सुनिए क्यों ऐसा किया गया। सुनिए, महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में एक एक्ट आपको याद रखना है, जिस एक्ट का नाम पॉक्सो एक्ट है। क्या नाम है उसका? पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस। ये आया था सन 2012 में। किसके सिफारिश पर? बर्मा समिति के सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर यह आया था? बर्मा समिति के सिफारिश पर। 18 वर्ष से जो कम उम्र की महिलाएं हैं, कितनी? 18 वर्ष से, यानी 18 उम्र से जो कम वर्ष की महिलाएं हैं, अगर उनके साथ कोई दुष्कर्म के मामले होते हैं तो उसमें आजीवन कारावास और क्रूर दुष्कर्म के मामले में फांसी का सजा का भी प्रावधान किया गया है पॉक्सो एक्ट में। जबकि महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में क्या है? 376, धारा 376, याद रखिएगा। अगला सवाल, वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? तो ये तो बहुत विशेष से बात है कि ध्यान सुनिए। वायुमंडलीय हवा में वायुमंडल की संरचना अगर आपसे पूछे तो वायुमंडल की संरचना 3 चीजों से मिलकर बनी है। किससे? वायुमंडल में आपके गैस है, गैस के अलावा क्या है? तो भाई साहब जल वाष्प है। क्या है? जल वाष्प है। इसके अलावा क्या है? धूल कण है, डस्ट पार्टिकल है। ये वायुमंडल की क्या है? संरचना है। अब इन गैसों में बहुत सारी गैसें हैं, इनमें सबसे अधिक गैस कौन सी है? वो नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। अगर आपसे कहे वो कि वायुमंडल होता क्या है, तो वायुमंडल गैसों का वो आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर उसके ग्रेविटी के कारण टिका है, उसे क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे सेट कराने हैं, इसीलिए समय बहुत कम लिया जाएगा आपका। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल के रूप में है? लाल बाल पाल, आइए जान लेते हैं लाल बाल पाल। अगर कहें स्वतंत्रता आंदोलन, तो ये बेटा 3 चरणों में चले हैं भारत के। एक आंदोलन मिलेगा आपको उदारवादी, उदारवादी, एक मिलेगा बेटा आपको उग्रवादी। उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। उदारवादी, युगवादी और गांधीवादी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में डिवीजन है। उदारवादी काल अगर आप पढ़ोगे तो ये 1885 से आपको 1905 तक मिलेगा, और अगर आप उग्रवादी पढ़ोगे तो 1905 से आपको 1919 तक मिलेगा, और अगर आप गांधीवादी पढ़ोगे तो 1919 से 1947 तक। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के डिवीजन है। उदारवादी नेताओं में अगर आप बात करेंगे तो इसमें मिलेंगे आपको दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र, ये भूमेश चंद्र बनर्जी हैं। इसके अलावा एक बनर्जी और मिलेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनके अलावा आपको मिलेंगे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के क्या थे? गुरु थे। ये भी याद रखना है आपको, ये महात्मा गांधी के क्या थे? गुरु थे। कुछ और नेता हैं जो उदारवादी थे। उग्रवादी नेताओं में बात करोगे अगर आप, तो इसमें मिलेंगे आपको लाल, बाल और पाल। ये लाल बाल पाल में आपको मिलेंगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इनके साथ एक व्यक्ति का नाम आपको और याद रखना है, अरविंद घोष। किनको? अरविंद घोष जी को। ये कैसे थे?
उग्रवादी नेता थे। कैसे थे ये सब? उसके सब उग्रवादी नेता थे। अब अगर आप गांधीवादी नेताओं की बात करेंगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। जैसे गांधीवादी नेताओं में एक नाम को पूछा जाता है पेपरों में, उनका नाम याद रखिएगा अभी अपने पेपर के लिए, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि सीमांत गांधी के नाम से आपको किसे जानते हैं, ये बात जरूरी है, याद रखिएगा सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो गांधीवादी युग तो पूरा पढ़ेंगे आप। तो इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, ये नहीं थे। चित्तरंजन दास नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे। थे कौन? लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किसे? लाला लाजपत राय जी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को बार बार पुनरावृत्ति को पराया क्या कहते हैं? अब आप ये सवाल कंप्यूटर का बहुत ही आसान सवाल है। जब आप YouTube के सेटिंग में जाइए और एक ही गाना को अगर आपको बार बार सुनना हो, आप क्या काम कीजिए, लूप में डाल दीजिए, वो गाना बार बार क्या होता रहेगा, प्ले होता रहेगा। तो अगर आपको एक ही प्रोग्राम को बार बार करना है तो बस उसमें क्या कर दीजिए, लूपिंग कर दीजिए। लूप कर देंगे आप, बस वही चीज़ क्या होगा, बार बार प्ले होता रहेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, लूप। आगे सवाल सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो भाई कुम्मी। इनमें से कौन सा? कुम्मी। अगर आपसे पूछे लावड़ी, तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। भांगड़, ये भांगड़ा होना चाहिए, भांड़ नहीं होना चाहिए, भांगड़ा होना चाहिए था। लावड़ी महाराष्ट्र। ये लावड़ी दो प्रकार से है। नृत्य अभी आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, नृत्य अभी आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। यहाँ लावड़ी महाराष्ट्र। कुम्भी, कुम्भी तमिलनाडु का नृत्य है। इसके अलावा तमिलनाडु में कुछ नृत्य और हैं जो आपको याद रखना है। जैसे कुम्भी के अलावा कोल्लट्टम, कोल्लाटम, कोल्लाटम आपको याद रखना है। कोल्लाटम एक नृत्य है। और एक नृत्य आपको और याद रखना है, कावड़ी। कावड़ी ये भी तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे आप कहते हैं भरतनाट्यम। क्या कहते हैं आप इसे? भरतनाट्यम। ये कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। और यही सबसे पुराना नृत्य है, यही सबसे पुराना नृत्य है। किससे निकला है? तो कहेगा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से निकला हुआ है। खड़े होने की मुद्रा इसकी राई मांडी है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? एकल नृत्य है भाई साहब, एकल नृत्य है। कौन सा? एकल नृत्य है। कैसा नृत्य है? एकल नृत्य, अकेले नाचा जाता है। भरतनाट्यम किसको संबंधित है? किसको समर्पित है? मंदिरों को समर्पित है। 3 घराना इससे संबंधित है। तंजौर घराना, याद रखिएगा, पांडुरम घराना, पांडुरम घराना, तंजौर घराना और पांडुरम घराना, ये तमिलनाडु के वो घराने हैं जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे नृत्य में डिटेल में। तो सही उत्तर क्या होगा? कुम्भी। अगला सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो कह रहा वायुमापी, तेजोमापी, हाइड्रोमापी या आर्द्रता मापी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोमापी। यहाँ जल है तो ये तो होगा नहीं। वायु गोमापी नहीं होगा। तेजस्वमापी क्या होगा? क्या होगा? आर्द्रता मापी। क्या कह रहा? यहाँ ध्यान सुनिए। निम्नलिखित में से आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है तो वो क्या होगा? आर्द्रता मापी। मापन वगैरह के लिए अभी अलग से फिजिक्स में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आगे सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया गया है? तो आप जानते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो आप बताओगे सर भाग 3 में है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। सर कितने मौलिक अधिकार हैं अभी? 6। कितने मौलिक अधिकार हैं अभी? 6। प्रारंभ में कितने थे? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? तो आप कहोगे सर प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? 7। कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त किया गया? बताओगे सर संपत्ति का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? अनुच्छेद 300 के तहत अब क्या कर दिया गया है? कानूनी अधिकार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया उसे? अब कानूनी अधिकार कर दिया गया।
तो अभी अधिकार कितने हैं सर? 6। कितने अधिकार है मौलिक अधिकार अभी सर? 6। कौन कौन से सर? कहोगे सर समानता का अधिकार है, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। इसके बाद बताओगे सर स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सर कहाँ से कहाँ तक? कहोगे सर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इसके बाद सर कौन सा अधिकार है? तो बताओगे सर शोषण के विरुद्ध अधिकार है। कैसा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। सर ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये कहोगे सर 23 और 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके बाद सर कहोगे कौन सा? सर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सर ये कहाँ से कहाँ तक है? तो कहोगे सर ये 25 से 28 तक है। इसके बाद कहोगे सर क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। क्या? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। सर कहोगे ये कहाँ से कहाँ तक है? तो सर ये है अनुच्छेद 29 और 30 में। इसके अलावा सर क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। सर ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। ये टोटल क्या है? 6 अधिकार है। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। बेटा याद रखिएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ये वो अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाकी सारे अधिकार सबको प्राप्त है, चाहे वो भारतीय है चाहे भारतीय नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की क्या कर सकता है? स्थापना। ये वो अधिकार हैं जो केवल और केवल किसे? भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। अब आइए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता? कह रहा है विधि के समक्ष समता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। विधि के समक्ष समता बेटा हुआ मतलब कौन सा अधिकार? अनुच्छेद 14। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब अनुच्छेद 21, ये तो मिलेगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। भाई साहब धार्मिक कार्य यानी 25 से लेकर 28 तक, इसका मतलब ये भी उनको प्राप्त है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में बताया गया है, तो इसका मतलब वो भी प्राप्त है। कौन कौन से नहीं प्राप्त है? 15, 16, 19, 29 और 30। और 16 कहाँ लिखा है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी सबको लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। ये किसे बताया गया है? अनुच्छेद 16 में। अगला सवाल, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल। अगर आपसे पूछे मौसम संबंधी समग्र घटनाएं कहां पर होती हैं? क्षोभमंडल में। कहां पर? क्षोभमंडल में। समान पतन ताप दर क्षोभमंडल की अगर आपसे लंबाई पूछे तो 8 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ की क्या है? क्षोभमंडल की लंबाई है। क्षोभमंडल में ही ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है और ऊंचाई घटने पर तापमान बढ़ता है। इसके बाद एक मंडल है समताप मंडल। अगर आपसे पूछे वायुयान कहाँ उड़ाया जाता है तो समताप मंडल में। अगर आपसे पूछे सबसे ठंडा मंडल तो ये कौन सा मंडल है? मध्य मंडल। समताप मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है ओजोन परत। क्या सा? ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है। सबसे बहिर्मंडल ये क्या है? आयन मंडल और बहिर्मंडल ये सबसे क्या है? इसको कहा जाता है तापमंडल। इन दोनों को कहा जाता है तापमंडल। याद रखिएगा इन दोनों को कहा जाता है तापमंडल। बहिर्मंडल और आयनमंडल, जहां से टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है आयनमंडल और बहिर्मंडल। सबसे अंतिम पार्ट क्या है? बहिर्मंडल। सबसे निचला पार्ट क्या है? क्षोभमंडल। सबसे निचला पार्ट बेटा क्या है? क्षोभमंडल। याद रखिएगा बहिर्मंडल और आयनमंडल, जहां आयनीकरण शुरुआत होता है, जहां आयनीकरण की शुरुआत होता है, जहां पर रेडियो किरणें बदलना शुरू होती है, वो सब कौन सा मंडल है? आयनमंडल है। अगले सवाल पर, संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संविधान में महाभियोग शब्द की चर्चा किस अनुच्छेद में है? बहुत अच्छा सवाल है।
ज्यादातर बच्चे उत्तर लगा देंगे गलत। अब मेरे समझ में आ रहा है कि आप उत्तर लगाओगे अनुच्छेद 61। नहीं बेटा, सुनिए, संविधान में क्या है। तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में कहता है संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष, संघ की कार्यपालिका का क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब साफ है भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, वंशानुगत नहीं होगा। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया कहां से गया है, याद रखिएगा, यूएसए से लिया गया। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 55 बताता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया, ये बताता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से है। निर्वाचन की प्रक्रिया अलग है, एकल मत संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 56 में यह बताया गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल पद धारण करने की तिथि से कब तक, 5 वर्ष तक। किंतु राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पदभार ग्रहण न कर ले। और इसी में बताया गया है कि राष्ट्रपति कभी भी अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। और राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले उपराष्ट्रपति किसे देता है, उत्तर बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा, क्योंकि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। तो और संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसे दिया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। इसी 56 में बताया गया है कि संसद को शक्ति है, क्या है, शक्ति है महाअभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाने की। यानी 56 में बताया गया राष्ट्रपति को हटाने की शक्ति किसमें है, संसद में है। और अनुच्छेद 61 में बताया गया है प्रक्रिया, क्या बताया गया है, प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में, और संसद को शक्ति है अनुच्छेद 56 में। तो सही उत्तर क्या होगा, ए और बी दोनों। सही उत्तर बेटा क्या होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के विकास के द्वारा किसी देश को प्रदर्शित करता है अर्थव्यवस्था की स्थिति, खर्च, व्यय या देय धन। मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण उद्योग के विकास के द्वारा किसी देश को प्रदर्शित होता है। मैन्युफैक्चरिंग तभी हो पाएगी जब उस देश में क्या हो, बचत हो। बचत आएगी तो अगर बचत आया तो निवेश बढ़ेगा, और अगर निवेश बढ़ेगा तभी उत्पादन बढ़ेगा। इसका मतलब साफ है कि अर्थव्यवस्था में स्थायित्व, अगर अर्थव्यवस्था में स्थायित्व हुआ तभी ये संभव हो पाएगा। यानी बचत बढ़ाया जाए, कर्ज बढ़ेगा, मैन्युफैक्चर नहीं बढ़ेगा, व्यय बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगर आप व्यय बढ़ाओगे तो बचत घट जाएगा, बचत घट जाएगा, निवेश घट जाएगा। देय धन, कर्जा खूब बांटोगे, नहीं। अर्थव्यवस्था का स्थायित्व अगर हुआ, स्थायित्व का मतलब क्या, अर्थव्यवस्था में विकास, ठीक है, तो फिर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग उद्योग अच्छा प्रदर्शन करेगा। काकोरी षड्यंत्र में किसको फांसी की सजा दिया गया, काकोरी षड्यंत्र, याद कीजिए काकोरी षड्यंत्र कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को हुआ बेटा। याद करना, काकोरी षड्यंत्र किस पार्टी के लोगों ने किया, तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, 1924 में। कहां पर, कानपुर में। एक व्यक्ति है जिनका नाम है सचेंद्र नाथ सान्याल, सचेंद्र
नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने इसकी स्थापना कराई और इस एचआरए के लोगों ने जो पहला कांड किया 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड। ये काकोरी कांड हुआ कब, याद रखना, एक ट्रेन जा रही थी लखनऊ से सहारनपुर रेलवे लाइन पर। कौन सी ट्रेन का नाम है, 8 डाउन ट्रेन। इसी 8 डाउन ट्रेन को एचआरए के क्रांतिकारियों ने पूर्ण रूप से क्या किया था, लूट लिया था लखनऊ के निकट काकोरी गांव में। तो जब सफलतापूर्वक एचआरए के क्रांतिकारियों ने इसे लूट लिया तो इसी को लेकर बेटा कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनमें क्या काम किया गया, 17 लोगों को आजीवन कारावास और 4 को सुनाया गया फांसी। ये 4 को फांसी सुनाया गया, राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी दिया गया भाई साहब गोरखपुर में। इसी काकोरी कांड के कारण इनको फांसी दिया गया गोरखपुर में। इसके बाद ये जो सचिंद्र बख्शी नहीं है, चंद्रशेखर आजाद इसमें नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया। इनके अलावा इनको गोरखपुर में फांसी दिया गया। इनके अलावा राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, इनको फांसी दिया गया गोंडा में। राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, इनके अलावा राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को गोंडा में। अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी दिया गया फैजाबाद में। एक व्यक्ति और है जिनका नाम है रोशन लाल को फांसी दिया गया इलाहाबाद नैनी में। रोशन लाल को फांसी दिया गया इलाहाबाद के नैनी में। ये वो व्यक्ति हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ दिया गया, गोरखपुर में, काकोरी कांड के कारण जो फांसी दिया गया था। किस क्रांतिकारियों ने किया था, एचआरए क्रांतिकारियों ने घटना किया था। ट्रेन का नाम क्या था, एन डाउन ट्रेन। इसी कांड को अब कर दिया गया है ट्रेंड एक्शन, काकोरी ट्रेंड एक्शन। अब इसका नाम बदल दिया गया है, क्या हो गया है वो, काकोरी ट्रेंड एक्शन हो गया। स्वराज दल की स्थापना कब हुई, थोड़ा जान लीजिए स्वराज दल के बारे में बेटा। 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन चल ही रहा था। इसके साथ एक आंदोलन 1919 में शुरू था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। याद करना, नाम क्या था इसका, खिलाफत आंदोलन। इसी दोनों के समर्थन में गोरखपुर में चौरा चौरी थाने के पास किसानों ने एक जुलूस निकाला था। उसी जुलूस पर थाने वालों ने गोलियां चला दिया था। जब थाने वालों ने गोलियां चला दिया था तो घटना क्या हुई, उसमें 21 हवलदार और एक थानेदार मिलकर जल गए। तो गांधी जी ने क्या काम किया, इसे कहा, यह घटना कब हुई, 5 फरवरी 1922 को, जिसे कहा जाता है चौरी चौरा कांड। तो जब ये कांड हुआ, चौरी चौरा कांड, तो गांधी जी ने कहा भाई साहब ये तो हिंसा हो गई। तो जब हिंसा हो गई तो गांधी जी ने क्या काम किया, 10 फरवरी को वर्धा में कांग्रेस की बैठक बुलाया और 12 फरवरी को क्या काम किया, ये जो असहयोग आंदोलन था इसे वापस ले लिया। तो जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया तो गांधी जी को क्या काम किया गया, 10 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मार्च को गिरफ्तार किया गया और 18 अप्रैल को उन्हें अहमदाबाद के जेल में 6 वर्षों की सजा सुना दिया गया। इस घटना से 2 व्यक्ति नाराज हो गए। एक का नाम है मोतीलाल नेहरू और एक का नाम है चित्तरंजन दास। तो इन लोगों ने क्या काम किया, 1922 में बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बिहार के गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया किसने, सीआर दास जी ने अध्यक्षता किया, सीआर दास जी ने। और यहीं पर यह तय किया गया कि भाई साहब कांग्रेस से एक अलग पार्टी बनेगी जिसका नाम क्या है, स्वराज पार्टी। और यही स्वराज पार्टी जाकर 1923 में इलाहाबाद में क्या हुआ, गठित हुआ, स्वराज पार्टी। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, वर्ष 1923
1923 में। लेकिन स्वराज पार्टी के गठन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? बिहार के गया अधिवेशन में। अगला सवाल देखिए, यूपीआई और एनपीसीआई ने 3 मई 2024 को रियल टाइम भुगतान प्रणाली शुरू की है। रियल टाइम भुगतान प्रणाली शुरू की है। रियल टाइम भुगतान प्रणाली शुरू की है। इसके लिए किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? मिस्र बैंक, इथोपिया बैंक, नामीबिया बैंक, दुबई बैंक। एकीकरण का सवाल डाला गया है। 1 मिनट हमको दीजिएगा। यूपीआई को कहते हैं यूनिफाइड ठीक है। देखिए, यूपीआई आप सब इस्तेमाल कर रहे हैं। एनसीपीआई ने 3 मई 2024 को किसके साथ रियल टाइम भुगतान प्रणाली शामिल किया हुआ है? तो ये किया किसके साथ? नामीबिया के साथ। नामीबिया अगर आप देखोगे किस में, ये सब के सब, ये जो आप दुबई हटा दीजिए तो ये सब के सब किस महाद्वीप के देश है? ये सब अफ्रीका महाद्वीप के देश है। और इसी के साथ यूपीआई साइन किया गया है। करंट के सवाल कुछ 2 ही सवाल करंट के आते भी हैं जीडी में। 1 सवाल शामिल किया गया है। नेक्स्ट टाइम की कोशिश किया जाएगा कि कम से कम करंट के 2 सवाल आपके सामने रहे। सेशन कैसा लगा बताइएगा। पहला सेट था, थोड़ा हो सकता हो आपको थोड़ा बोरिंग लगा हो, कोई बात नहीं। यहाँ तक आ गए हैं, लगातार लगे रहिएगा। सवाल केवल व्याख्या इसलिए कम किया गया है ताकि आपका थोड़ा समय कम जाए। समय जब कम जाएगा आपका तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चन अटेंड करेंगे आप तो आपको बेनिफिट होगा इस बात का कि लगातार अगर आपके पास सवाल है तो अपने मूल्यांकन को आप नाप लेंगे। प्रैक्टिस सेट अभी बहुत ज़्यादा कराया जाएगा। चलिए, तब तक हमेशा अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।